बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को अज़हर अली आबिदी की जानिब से सलाम और रहमत। नाज़रीन, ये प्रोग्राम एक खुसूसी नशिस्त है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ एनिवर्सरी के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान खूबसूरत पहाड़ों, सरसब्ज़ मैदानों, सहराओं, दरियाओं, समंदरों की खूबसूरत सरजमीन है। बेहतरीन जोग्राफियाई तनव्वो कुदरत ने हमें अता किया, और जहाँ ये तनव्वो कुदरती हुस्न में मौजूद है, वहीं ये तनव्वो इंसानी सलाहियतों में भी मौजूद है। और बेहतरीन सलाहियतों पर मुश्तमिल कौम पाकिस्तानी कौम कहलाती है। हमें इस तमाम के लिए जहाँ रब्बे कायनात का शुक्र अदा करना है, वहाँ पे बानी पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार होना है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत ज़मीन, इतना खूबसूरत ख़ित्ता अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत के ज़रिए हमें लेकर दिया। आज बानी पाकिस्तान का जिक्र होगा, और हमारे लिए ये खुशियों भरा मौका है कि हमारे साथ ऐसे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं जो कायदे आज़म पर भी गुफ्तगू करेंगे, और पाकिस्तानी सरजमीन में जो तनव्वो है सलाहियतों के हवाले से और थॉट्स के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पार्लियामेंटेरियन हैं, लिखारी हैं, दानिश्वर हैं। उसके साथ जनाब रमेश सिंह साहब मौजूद हैं, आप भी एक दानिश्वर हैं। और जनाब डॉक्टर आदिल अमीन साहब मौजूद हैं, जो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं और डॉक्टर इन थियोलॉजी हैं। और हमारे साथ शुमाइला रूज साहिबा मौजूद हैं, आप माहिर तालीम हैं और स्कॉलर हैं। तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कायदे आज़म इतना खूबसूरत ख़ित्ता, और फिर जहाँ जोग्राफियाई और फितरी हुस्न का तनव्वो है, वहाँ आप जैसी शख्सियात बैठी हैं जो खुद ये बता रही हैं कि इंसानी सलाहियतों का भी एक तनव्वो हमारे यहाँ मौजूद है, और एक इंटरफेथ का तनव्वो भी मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के बनने के हवाले से, कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत के हवाले से, और जो कायदे आज़म के थॉट्स थे इंटरफेथ पे कि पाकिस्तान में तमाम रिलीजन्स के लोग मिलकर एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। फरमाइए। शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के हवाले से ये प्रोग्राम रखना बहुत अच्छी बात है। कायदे आज़म एक मिसाल था और है। आज तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री में कभी भी उसको भुला नहीं सकते, और कायदे आज़म की जो हिस्ट्री वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मगर अंग्रेज से आज़ाद कराने में ओरिजिनल भारत को, वहाँ पे भी उनका रोल था। और रोल उधर अपना एक उन्होंने इख्तियार किया, और उसके बाद दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान को खित्ते के अंदर एक रोल मॉडल लेके आ गए। यहाँ पे मैं समझता हूँ ऐसे दिनों के ऊपर नहीं, वैसे भी उन चीज़ों को हमें हाईलाइट करना चाहिए। हमारे फ्यूचर को पता होना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद कराने, पाकिस्तान को ईजाद कराने के बाद दो कौमी नज़रिए की एजेंडा को ख़त्म करके उसने एक कौमी नज़रिए की बात की कि अब पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर सारी कौमें जितनी भी रहती हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी कहलाएंगी, और पाकिस्तान खित्ते के अंदर मदीना रियासत के बाद एक ऐसी रियासत होगी जो सिर्फ एशिया नहीं मगर वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक रोल मॉडल कहा जाएगा। मगर कायदे आज़म की वफात के फौरन बाद, इवन एक साल के बाद ही हम वो थ्योरी भूल गए। एक साल के बाद ही हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। आज इन चीज़ों को, जिन लोगों को हिस्ट्री का पता है, जो फिलोसोफर है, जो स्टडी करते हैं, जो समझते हैं, वो आज आपने अच्छी बात है कि उधर से तालीम के हवाले से भी जो है वो मैडम को दावत दी है, और इधर से लिखारी भी आपके साथ है। मैं समझता हूं तमाम फेथ के लोग जो अच्छे जो लिखारी है, सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, सब लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूं आज रोल जो है
वो दो किस्म का बनता है, एक लिखारी का रोल बनता है। इन सारी चीजों को हमें फोकस करना पड़ेगा और फोकस करने के लिए हमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो थ्योरी लानी पड़ेगी। उसके लिए हमें अच्छे लिखारी, अच्छे फलसफा और वो चीजें मीडिया के ऊपर हाईलाइट होनी चाहिए। जब मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो और पार्लियामेंटेरियन उस चीजों के ऊपर लेजिस्लेशन करे कि किस तरीके से हम एक इंटरफेथ का मैसेज दें, किस तरीके से जो आखिरी पैगंबर हमारे लिए एक रोल मॉडल था जिसको खुदा ने रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया था, उसको कैसे हम आगे जो है वो बढ़ाएं और वो सोच उसको कायदे आज़म की तालीमात में वो पैगंबर इस्लाम की वो सोच बिल्कुल कारबन थी। जनाब रमेश सिंह साहब, बात कायदे आज़म के उनके एहसान के हवाले से, उनकी शख्सियत, उनकी थ्योरी के हवाले से भी हो रही है और एक इंटरफेथ के हवाले से भी कि पाकिस्तान को हम तभी आगे लेके जा सकते हैं जब तमाम लोगों की, तमाम तबकात की, तमाम फेथ्स की सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बहुत अहम टॉपिक है और 25 दिसंबर को हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसी दिन क्रिसमस और आपने बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया जिसमें तमाम जो मकतबा फ़िक्र है, जो तमाम मज़ाहब के लोग मौजूद हैं। जो कायदे-ए-आज़म की बात करें, देखिए जी, कायदे-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की स्पीच है वो बड़ी क्लियर थी और वो पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड थी कि पाकिस्तान जब मार्च वजूद में आता है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी को ट्रीट किया जाएगा, जिसमें हिंदू की बात की गई कि वो आज़ाद है अपने मंदिर के लिए, मुसलमान मस्जिद के लिए, मशहूर स्पीच है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये देखें कि जो कायदे-ए-आज़म का विजन था उसको ट्रांसलेट जब हमने एक्शंस में करना था तो एक तो कायदे-ए-आज़म को टाइम बहुत कम मिला, पाकिस्तान बनने के बाद जल्दी उनकी वफात, मुश्किलात बहुत ज्यादा। बट उसके बाद हमने वो जो बात कर रहे थे अभी रमेश कुमार जी के एक नजरिए की बात की, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पाकिस्तान को हमने किसी और ही डगर पे चला दिया और आज देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई। आज मुसलमान के अंदर इतने वो लड़ाई होगी बाकी रिलीजन्स का, लेकिन हमें सबको मिलके आज हमें दोबारा कायदे-ए-आज़म की वही जो फरमादार थे कि आगे की तरफ, क्योंकि जो आपने रमेश कुमार साहब ने और आपने भी बात की वो ये कि कायदे-ए-आज़म की जो थ्योरी या उनके थॉट्स वो सिर्फ किसी एक ही हवाले से नहीं है कि हम थोड़ा सा हटे, हम बाकी हवालों से भी हटे हैं। जनाब डॉक्टर आदिल अमीन साहब, यानी हम उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते कि किसी एक हिस्से में या इंटरफेथ के हवाले से हमने डगर हटा ली और बाकी पे हम कायम रहे। वो जो उनके यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन और इसी तरह और जो उनके असूल थे, सब पर आने की जरूरत है। जब सब पर आएंगे तो ज़ाहिर है इंटरफेथ पर भी आ जाएंगे। फरमाइएगा जी। बहुत शुक्रिया आबिदी साहब। कायदे-ए-आज़म, जैसा कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे हैं कि उनकी शख्सियत पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स के लिए एक मॉडल, बहुत सी बातें जो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए कही जिन्हें हम आज माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जी जी, बहैसियत बाप उन्होंने ये बात की। जिस तरह घर के बहुत से अफराद होते हैं, सही, तो उन्होंने ये बात की कि मुस्लिम्स हैं हमारे पास, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, तो हम मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। बिल्कुल, हम अपने इल्म से, अपने हुनर से, हम अपने टैलेंट से, जो कुछ भी हमसे हो सकता है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, आने वाले दिनों के लिए कोई काम करें। तो वो बात जो है वो बहुत कहीं पीछे रह गई और ऐसा लगता है कि जैसे हर शख्स अपनी किसी अलग तरह की दौड़ में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मशवरा जात और उनकी नसीहतों से बहुत दूर निकल कर किसी अलग रास्ते पर चल के, तो ये सूरत हाल है आज कि हम एक दूसरे की सोच से भी वाकिफ़ शायद ना हो। तारीख़ और तारीख़ के जो हक़ाइक़ हैं ये भी हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं कि हमारे लिए ये ख़ित्ता क्या है, क्या नेमत है। कायदे-ए-आज़म इस मुल्क में रहने वाले हर एक शख्स के मोहसिन हैं। आज़ादी जैसी नेमत उनके वसीले से हम तक पहुँची, हमें मिली और हम वाकई उस आज़ादी को फील करें उस माहौल में जो वो चाहते थे कि हम सब एक घराने की तरह, एक ख़ानदान के अफराद की तरह, जो कुछ इस मुल्क को चाहिए, जो खिदमत हमारी ज़ात से, वो सब मिलकर करें, वो सब मिलकर करें। बिल्कुल। जनाब शुमाइला रूश साहिबा, अभी डिफरेंट फेथ्स ने बात की, तो कायदे-ए-आज़म के साथियों में ये सब लोग शामिल थे। आज फिर ज़रूरत इसी बात की है कि सब मिलकर कायदे-ए-आज़म के मिशन को, ये वैसे तो हम रिवायती तौर पे जुमला कहते हैं, लेकिन कायदे-ए-आज़म वाकई एक ऐसी शख्सियत थे जिनका एक मिशन था और वाकईन एक मिशन था। उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए
इंटरफेथ हार्मोनी कायम करना उस बिग सिनेरियो, उस बिग पिक्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इंटरफेथ हार्मोनी है, फिर यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन है, फिर काम काम और काम है, फिर एक ऑब्जेक्टिव बना के कौम को आगे लेके जाना है, तरक्की याफ्ता। ये बेशुमार बातें हैं जो आपकी तालीमात और आपकी तकारीर और खुतबात में मौजूद। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर मदऊ किया। कायद-ए-आज़म के हवाले से जब भी मैं सोचती हूँ तो पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि मैं समझती हूँ कि लीडरशिप का एक स्टैंडर्ड जो हमारे लिए वो सेट करके गए, पहले तो उसको मीट करना हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा, जो पिछले कई सालों से है और जिसकी वजह से हम क्राइसिस देख रहे हैं। दूसरा, मैं समझती हूँ कि इस सारे अरसे में इन 60-70 सालों में क्योंकि हम लोगों ने कायद-ए-आज़म का जो विजन था उसको हमने उस तरह रिगार्ड नहीं किया, या आप कहें कि डिसरिगार्ड किया, उसको ठीक से समझा नहीं, या हम उसे कन्वे नहीं कर पाए कि अगर वो लोग समझ लेते इस चीज़ को कि कैसे इस्लाम और डेमोक्रेसी की बात की गई है, तो बेसिकली उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, वो डाइवर्सिटी थी। यहाँ पे हम जो 4 लोग बैठे हैं तो हम उस डाइवर्सिटी का इजहार कर रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान इस डाइवर्सिटी से भरा है। सही। वो हमारे अंदर एक कल्चरल डाइवर्सिटी भी मौजूद है, एक रिलीजियस डाइवर्सिटी है। सही, और ये हुस्न है इस सोसाइटी का, इस माशरे का। तनव्वु हम कहते हैं, हम ये सारी चीजें मौजूद हैं। हम किसी सूरत इस चीज से इनकारी नहीं हो सकते, और हमने एक बेहतरीन कौम बनाने के लिए इस डाइवर्सिटी को कंसिडर करना, और आप उस डाइवर्सिटी को कंसिडर करेंगे तो आप उससे एक ड्यू टैलेंट जो है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक टैलेंट एक शख्स में है तो वो दूसरे में भी हो, बल्कि तो कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि एक में एक टैलेंट है तो कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरा उसको, तो हमने उस चीज को इस्तेमाल करना है। तो ये बड़ा अच्छा व्यू आपका डाइवर्सिटी के हवाले से, तनव्वु के हवाले से आप चारों शख्सियात का। आगे आप कुछ थोड़ा सा इश्यूज पर इंटरफेथ के हवाले से और दीगर हवाले से, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इशू सिर्फ इंटरफेथ का नहीं है। अब अगर जो कायद-ए-आज़म का मुआशी विजन था, जो आपका समाजी विजन था, वो भी तो हमने ट्रांसलेट नहीं किया, तो ये सब लेजिस्लेशन के हवाले से भी वो जो एक ज़रई और मुआशी इस्लाहात का था, तो ये असल में सारी चीज़ें हैं जो करने की हैं। एक चीज़ सिर्फ अगर पकड़ कर आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी, तो एक बिग पिक्चर के हवाले से तरक्की नहीं होगी। फरमाइएगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आज आपने जो पैनल जो सिलेक्ट किया है वो है इंटरफेथ के हवाले से। इंटरफेथ के हवाले से मैं 1 मिनट बात करूंगा, फिर आपके जनरल टॉपिक के ऊपर आऊंगा। एक तो इंटरफेथ के हवाले से जो जजमेंट आई 19 जून 2014 की, वो जजमेंट मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। मैंने ही सारे आर्ग्यूमेंट्स, मैंने ये केस प्ली किया था, 16 हियरिंग हुई, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे मैंने बात की वो की करिकुलम की, कि हमारे पास एथिक्स की कमी है। अब इसी को मैं रिलेट करूंगा आपके ओरिजिनल टॉपिक के साथ कि हमारी समाजी बुराइयां क्यों बढ़ रही है, हमारी करप्शन क्यों बढ़ रही है, हम गलत डायरेक्शन के ऊपर कायद-ए-आज़म के जाने के बाद फौरन बाद हम क्यों चले गए हैं। 2 चीज़ें, एक हमारे पास सिविक एथिक्स की कमी है। आज मैं स्टूडेंट यूनियन की मुखालफत क्यों कर रहा हूँ? पहले आप अपने आप में बड़ों से लेके छोटे तक सिविक एथिक्स तो लेके आए, फिर आप यूनियन के अंदर जाए। वो हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान बनाने में किन किन लोगों की क्या कुर्बानियां दी, लोग एसपी सिंघा जैसे बंदे को भी भूल गए हैं, जहां पे आज पंजाब में इतना बड़ा जो सूबे के अंदर बैठे हुए लोग आज लाहौर के अंदर गंगाराम को भूल गए हैं, जो पूरा लाहौर उसकी जो है वो नाम से गूंजता था। तो ये चीजें जो है लोग उसको भूल गए हैं, जोगिंदर नाथ को जो लॉ बनाने वाला था। वो आपने एसपी सिंघा की बात की ना, यानी वो इस मसीही स्पीकर कि जिनके कास्टिंग वोट की वजह से पंजाब का ये हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हो। ये अब देखे ना, ये हिस्ट्री है कि तो आज अगर उन हिस्ट्री का अगर लोगों को पता हो तो आज सूरत-हाल दूसरी होती। तो ये जब चीजें आएंगी तो एक तो मोहब्बत का दायरा बनेगा। दूसरी चीज है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी मुख्तलिफ तकारीर में ये बात की है, इवन वकीलों को भी कहा है जी, एडवोकेट्स खुद बैरिस्टर था मगर उसने उनको भी किया है कि आपका काम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए। आज हर सोसाइटी के अंदर अगर हम मिनिस्ट्री के अंदर चले जाए, अपना मिनिस्टर अपने खाते का मुझे एक भी जवाब नहीं देगा, मगर दूसरों के लिए टपक के बीच में जवाब देगा। इसी तरीके से हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटके और की रेस्पॉन्सिबिलिटी में चले जाते हैं।
जिसकी वजह से हर चीज कंप्रोमाइज हो जाती है। हमें इस मुल्क को सही, मैंने अभी लास्ट कॉलम एक लिखा था सेव द कंट्री। सेव द कंट्री के अंदर मैंने ये सारी बातें लिखी थी कि कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की स्पीच के अंदर कहा था कि आज से यहां पे रहने वाली सारी कौमें पाकिस्तानी है। उसको वो सोच उस टाइम आ रही थी कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो सोसाइटी का हर वो तबका, पढ़ा लिखा, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग पाकिस्तान को किस डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा जो फिलासफर होते हैं, हमारे पास चाणक्य जी को किसी ने पढ़ा नहीं है। मैंने चाणक्य को पूरा पढ़ा है, अर्थशास्त्र आप उसमें पढ़े। वो कहता है कि एक काम करने से पहले आप 10 मरतबा सोचो, मगर काम करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस इतना हो कि आपको उस चीज के ऊपर पछतावा नहीं हो। हम हर काम जो करते हैं वो बगैर सोचे समझे करते हैं कि उसका नुकसान बाद में उसकी फिर वो बनाते हैं, वो करते हैं। तो मैं समझता हूं हमें अपनी डायरेक्शन तय करने पड़ेंगे, हर बंदे के लिए पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे। अब इस जगह पे पहुंच गए हैं कि जो मुश्किलात जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को इजाद कराया था, उस वक्त पाकिस्तान को जो ऊपर लेके जाना था इतनी मुश्किलातें नहीं थी। अब ये सही है, जितनी मुश्किलातें आज है, उस टाइम में हमें हर चीज को, आप जो चीज बिगड़ी होती है ना, एक चीज आप नहीं बनाए तो आपको नई इमारत खड़ी करने में आपको कास्ट भी कम लगेगी आपकी, आप जल्दी उसको बना लेंगे। मगर जो चीज पहले बनी हुई बिगड़ी हुई है, ऐसे उसमें जिगजैग है, उन सारे जिगजैग को खत्म करने में आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, वो अभी इंटरफेस के हवाले से वो जाहिर है हमारी गुफ्तगू का महवर वही है, लेकिन इंटरफेस का भी एक मकसद है ना कि मुआशरे को लेके आगे बढ़ाने जाना है। तो अभी थोड़ा सा एक काम जो हुआ, मैं चाह रहा हूँ उसका भी आप तज़किरा कर दीजिए कि ये करतारपुरा राहदारी जो है वो हमारी सिख बरादरी के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा सारे फेथ के लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव इकदाम है। यानी बहरहाल अगर हम कुछ माइलस्टोन को तस्लीम नहीं करेंगे और उन माइलस्टोन से फिर आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे तो रुके रहेंगे। फरमाइएगा। देखिए करतारपुर कॉरिडोर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले साल 28 नवंबर को इसकी बाकायदा इनाग्रल हुई और उस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस वक्त उसको इनाग्रेट किया और उस वक्त दुनिया भर के सिखों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को और मसीहों को, सबको दुनिया भर का पैगाम दिया कि 1 साल के अंदर अंदर करतारपुर साहब का जो ये कॉरिडोर है ये मुकम्मल होगा और अगले साल सिख कौम को गुरु नानक देव जी के 550 साल पे भी तोहफा देंगे। और उस पे जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से काम हो आपके सामने ये कि इसकी मिसाल नहीं मिलती कि हम कह सकते हैं 10 महीने के अंदर, मेरी तो आंखों के सामने, बिकॉज मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, रहने वाला हूँ नारोवाल का, करतारपुर सबका, तो मेरी आंखों के सामने पिछले 10 महीने के अंदर ये जो 800 एकड़ का पूरा वो जो लैंड एक्वायर की और फिर उसमें 104 एकड़ पे कंस्ट्रक्शन हुई और वहाँ पे बेहतरीन किस्म का कम्प्लेक्स बनाया गया जिसमें लंगर हाल भी है और बाकी सारी उनकी रहने की फैसिलिटीज भी है और गुरुद्वारा साहब की अपनी रेनोवेशन भी है और फिर 4 किलोमीटर का ट्रैक जिसके ऊपर 1 किलोमीटर रावी का पुल भी है और वो तोहफा दिया। 9 नवंबर को दोबारा प्राइम मिनिस्टर गए और रियासत पाकिस्तान की तरफ से सिख कौम को तोहफा देगा। मैं ये समझता हूँ ये इंटरफेथ की बहुत बड़ी मिसाल है। गुरु नानक देव जी की वो आखिरी आरामगाह जहाँ पे वो 18 साल रहे और वहां बैठ के उन्होंने बनी और इंसान के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए उन्होंने पैगाम दिया। लोग उनको बड़ी इज्जत की और उनका जो पैगाम था वो मोहब्बत का, इंसानियत का, भाईचारे का, शेयरिंग का, अमन का पैगाम था। और जब वो इस दुनिया से गए तो मुसलमानों ने, आप देखा अपने अकीदे के तहत वहाँ पे चादर दफनाई हुई, मजार सब कहते हैं, हिंदुओं और जो नानक नाम निवासी थे उन्होंने वहाँ पे बहरहाल वो है। डॉक्टर साहब अभी करतारपुरा की बात हुई, मुझे इससे एक और चीज याद आ रही है, वो उस तरह से मजहबी उसमें वो नहीं है। कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था, अपने बॉम्बे की जो रिहाइशगाह है, मुंबई जिसे आप कहते हैं, वो उन्होंने रखी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे अमेरिका और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात है हमारे होंगे और मैं छुट्टियां गुजारने वहां जाया करूंगा। तो अब ये तारीख के सितमजरीफी के ये और क़यादत की, और ख़ास तौर पर हम तो इंडिया की क़यादत के हवाले से कहेंगे कि हरदर्मी के उस तरीके से फिर नहीं हुआ, लेकिन ये करतारपुरा की राहदारी और फिर अगर इस तरह यानी एक सफ़र का आगाज़ तो हो गया ना इंटरफेथ के हवाले से। और ख़ुद PTV का ये खूबसूरत प्रोग्राम, आप चारों खूबसूरत शख्सियात, इंटरफेथ के हवाले से बहुत अच्छा इकदाम है ये, और पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा जो है, खूबसूरत तारुफ दुनिया भर में गया है। तो भी हमें जिस तरह रमेश साहब कह रहे थे कि जो रिपेयर वर्क है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इंटरफेथ में
ये करतारपुर राहदारी जो है ये एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान का मामला था। लेकिन हमें फेथ्स का जो है वो ये है यानी हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात कर रहे हैं, इंटरफेस। एक हम आहंगी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तो वो है जो हम एक दूसरे के साथ ट्रीट करें। जी जी। उसमें हम अपनी जो मुआशरे की बातें हैं उसमें तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फेद की सतह पर हम एक दूसरे से नहीं मिलते। वो थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, लेकिन इसी हारमोनी को टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ाने का एक तरीका ये है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुखातब हुए तो उन्होंने कहा कि यू आर फ्री। कौन कौन? मंदिर जाने वाला भी फ्री है, मस्जिद जाने वाला भी फ्री है, गुरुद्वारा जाने वाला भी फ्री है, उसमें तो मतलब पारसी भी शामिल है, उसमें सारे शामिल हैं। वो सबसे मुखातब हैं और खुशी से वो ये बात कर रहे हैं कि ये आज़ाद लोगों से बात कर रहे हैं। तो कम से कम अब इतनी आज़ादी एक दूसरे के लिए हमें क्रिएट करनी चाहिए कि जो शख्स अपने घर से चर्च तक जाना चाहे उसे मुकम्मल आज़ादी हो। जी जी। जो अपने घर से निकलकर मस्जिद तक जाना चाहे उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, कोई दूसरा फ़िरका, कोई दूसरा मजहब उसके लिए जो है वो उस पर निगाह न रखे, बल्कि जो नमाज पढ़ना चाहता है वो नमाज पढ़े, जो रोज़ा रखना चाहता है वो रोज़ा रखे। कितना खूबसूरत माहौल होगा जी जी कि ये जो बर्दाश्त नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है या हो चुकी है, इसको हमें और ये जो जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, 7 मेजर रिलीजन्स का कहे जाते हैं, उन सब की तालीमात में बुनियादी तौर पर यही बातें हैं कि एक दूसरे का एहतराम करना है, जान माल और अकायद का। तो ये मुश्किल काम तो नहीं है अगर हम अपने मज़ाहिब की तालीमात पर चलें। और मतलब क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो बगैर मोहब्बत के तो हम इन बातों की बुनियाद भी नहीं रख सकते, बिल्कुल तस्वर भी नहीं कर सकते। जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत है। तो उन्होंने जो लफ्ज सिटीजन इस्तेमाल किया जी जी, वो बहुत खूबसूरत लफ्ज है जी। अगर मुझे बहैसियत पाकिस्तानी पूरे राइट्स अगर हासिल हैं जी जी, तो फिर मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। मॉडर्न स्टेट का लफ्ज है, यानी रियाया के मुकाबले में सिटीजन, ये मॉडर्न लफ्ज है। तो हर शख्स सिटीजन अगर होगा तो उसके एक जैसे राइट्स होंगे। जी जी, वो जहाँ जाना चाहेगा वो जाएगा, जहाँ से आना चाहेगा वो आएगा। आपने जो बात की तो वो रियासत मदीना का जिक्र होता है और डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी काफ़ी करते हैं उसका अपने आर्टिकल्स में। तो उसमें सब सिटीज़न जो यहूदी थे, मुसलमान थे, सब बराबर थे। शुमाइला अरूज साहिबा, फिर ये जो गुलदस्ता हमारे सामने है इसमें जो मुस्लिम फेथ है उसकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। कायदे आज़म ने भी बार बार अपनी तकारीर में कहा, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम फेथ की यहाँ अक्सरियत थी कि अपने हिंदू, अपने मसीही, अपने सिख, अपने पारसियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था इनकी हिफाजत, इनकी जान, इनकी माल की हिफाजत, इनके अकायद की हिफाजत, ये हमारे फ़राइज़ में से होता है। आप फरमाएं। पहले तो ये अर्ज़ करूं कि करतारपुर राहदारी जो है इस पे हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर प्लान करना कि वहाँ जाना, और वो उस हवाले से बड़े एजुकेट हो रहे हैं। और फिर सुनने में आया कि हमारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो हैं बेसिकली ये सब हमारा एसेट हैं, पाकिस्तान का एसेट है और बहुत बड़ा ये स्टेप था। और अगर वाकई फ्यूचर में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो हैं उनको भी ऐसे ही सिक्योर किया जा रहा है एक मुल्क का एसेट समझ के, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा स्टेप होगा। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, तो अमूमन देखें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने हारमोनी पैदा करनी हो तो आप सिमिलैरिटी ढूंढते हैं लोग। डिफरेंसेस वहाँ हाईलाइट किए जाते हैं जहाँ आप अलग चाहते हैं, लोगों से अलग होना चाहते हैं। तो आप अगर हम इन सब में सिमिलैरिटी देखें तो हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म जी सर जो है ना, वो जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का वो तरकीब याद आ रही थी। जी जी, तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना हर मजहब में, वो हमें क्या प्रीच करती है? वो हमें पीस की बात करती है, वो लव की बात करती है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी हम सबको कहीं जाके आपस में कनेक्ट कर देती है, भले हम लोग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से आगे बातें निकल रही हैं और क्या खूबसूरत, इसीलिए कहते हैं ना कि जो डायलॉग होता है ना, डायलॉग बहुत सी चीज़ों
को वाजे कर देता है और आगे बढ़ने का खत वाजे कर देता है। स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, ये भी तमाम जो इन मज़ाहिब हैं और फेथ्स हैं उनमें कॉमन है कि अगर आदमी इनर सेल्फ की तरफ देखे, उसे शफाफ कर ले, तो उसको फिर बाहर की दुनिया और बाहर के लोग भी खूबसूरत नजर आते हैं। फरमाइए। खूबसूरत लोगों को ही खूबसूरत लोग समझ में आते वही हैं। है ना, जब आप स्पिरिचुअलिटी में और जाएं। बात यह है कि मगर कुछ ऐसे खूबसूरत लोग होते हैं जो बदतमीज लोगों के साथ भी अच्छे चल जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं है, मेरी जिंदगी में बहुत मर्तबा ऐसी चीजें हुई हैं कि बहुत ऐसा माहौल बन गया है जो सामने ऐसे बंदे मिल जाते हैं जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ सबको कि तरबियत जो है वो पहले इखलाक और तरबियत वो माँ बाप से मिलती है, फिर टीचर से मिलती है, फिर लीडर से मिलती है। या बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पे जैसे आजकल माहौल बना हुआ है एक दूसरे को गाली देने का, बदतमीजी का, अगर आप मजहब का मुताला करें वो तो इंसान गैर तो इंसानी आप, माहौल है। मैंने बाइबल का भी किया है, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ा है, मैंने भगवत गीता तो वैसे भी रोजाना पढ़ता हूँ। हर मजहब ये कहता है कि आप तब तक किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ, तब तक किसी को आप बदचलन नहीं कहो, तब तक आप किसी को चोर नहीं कहो, जब तक आप उसको अपनी आंखों से नहीं देखो। बिल्कुल सही। हम तो यहाँ पे अगर जाते हैं, एक तरफ चोर और लुटेरों की आवाज आती है, दूसरी तरफ नायल और नालायकों की आवाज आती है। ये जब तक चीजें होंगी, क्योंकि एक पार्लियामेंट सुप्रीम, सही ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम पार्लियामेंट को सुप्रीम करते हैं कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उधर बैठने वाले लोग भी सुप्रीम है, तो वो भी रोल मॉडल होने चाहिए हर इदारे के अंदर। अभी पता है एक अच्छी चीजें हो रही है कि मैं देखता हूं कि जैसे फौज अपने मुख्तलिफ बटालियन में जाती है, चीफ जाता है, अपने लेक्चर देता है कि फौज का मैसेज क्या है। इसी तरीके से आजकल आप देखें कि आईजी जी हाँ। वो जाता है, वो भी अपने पुलिस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके उधर परेड को खिताब करता है, ये करता है, एक मैसेज देता है। एक मैसेज, ऐसे ही मैसेज बच्चों को मिलना चाहिए। देखिए जब तक हमारे पास, हमारे मजहब में लिखते हैं कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, हिंदी में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये 5 चीजें, ये इन चीजों के ऊपर जब तक आदमी का कंट्रोल नहीं है तब तक वो अपने पेशे में कामयाब नहीं होता। फरमा रहे हैं कि जब तक के शुरू ही की एज से और तमाम लोगों की तरबियत नहीं होगी, उस वक्त तक इंटरफेथ और स्पिरिचुअलिटी का उस तरीके से हम समरा नहीं देख सकेंगे। नहीं तो देखेंगे। आप क्या समझते हैं कि कायदे आजम के हवाले से बात हो रही है, उनके तो खुतबात, तकारीर में ये भरी पड़ी हैं ये बातें कि किस तरीके से हमने हर फेथ की और हर रिलीजन की हमने एहतराम भी करना है और ख़ुद भी वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने रिफ्लेक्ट करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो वो तरबियत का पहलू हमें बताइए। देखें, एक तो हर मजहब के अंदर अच्छे, अभी जब सीरत कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इराक से प्रोफेसर आया था, जी जी, आपने भी वो सुनी होगी, बहुत अच्छी स्पीच की थी और मैंने भी उसको काफी वायरल किया था। ऐसे लोग जो अच्छे तरीके से रिलीजन को समझते हैं, नक्शवानी गालबन आप उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, जो अच्छे लोग से रिलीजन को समझते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया वहां पे नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होके कि भाई ये टेररिज्म को इस्लाम से कनेक्ट किया। मेरा उसी टाइम ट्वीट आया, मैंने लेटर भी लिखा कि ये समझ की बात है, हर रिलीजन जो है वो इज्जत, मोहब्बत, रेस्पेक्ट सिखाता है, टेररिज्म नहीं सिखाता है। बिल्कुल। और इस्लाम से टेररिज्म से आप रिलेट करके बिलियन लोगों की आप तौहीन कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं अपने लोगों को यहाँ पे कहता हूँ भी कर रहे हैं जो बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन, सनातन धर्म इज ए रिलीजन, हिंदुइज्म इज द रिलीजन। ये वो सोच है। आज जो मैंने कल जो कॉलम लिखा है इस हवाले से, सेक्युलरिज्म के हवाले से कि सेक्युलरिज्म को, अच्छा उस पे डॉक्टर साहब वो ये मेरे जहन में नहीं, मेरे जहन में ये सवाल है, मैं उसके बाद में आता हूं। तो मैं ये कहता हूं आपको कि सवाल जरूरी है मेरा, आदमी को अपने आप को बेहतर, पहले अपने आप को बेहतर करो। और ये तरबियत, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। आपको वो भी याद होगा जब आखिरी पैगंबर के पास बूढ़ी एक औरत जब बच्ची को लेके गई नसीहत के लिए, तो उसने कहा, आपने फरमाया कि आज नहीं इसको कल लेके आओ। जब दूसरे दिन उसके पास लेके गए, जब नसीहत की, तो उन्होंने कहा ये तो आप कल भी दे सकते थे।
तो उसने कहा कल मैंने खुद कहा था कि भाई पहले हम अपने आप को बेहतर करें फिर दूसरों को तलकीन करें। बहुत बहुत सही। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाह रहा हूँ मुख्तसर जवाब आए, क्योंकि फिर वो हमने मौजूदा जो सूरत हाल है इंडिया में उस हवाले से भी एक बात करनी है। रमेश सिंह साहब, अब ये बता दीजिए कि हमें सब फेथ्स को, यानी जाहिर है अगर आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम कायदे आज़म की उससे और मज़ाहिब के जो एक तालीमात है उससे हट गए, कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बहुत मुख्तसर आप तीनों हजरात से पूछूंगा और फिर आखिरी सवाल डॉक्टर साहब। आप बात करते हैं कहाँ से शुरू करना चाहिए। अभी इससे पहले क्योंकि करतारपुर साहब की बात कर रहे थे और इंटरफेथ थामनी की बात कर रहे थे। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा तासुर दिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, उनकी इबादतगाहें सेफ नहीं है, यहाँ पे टॉलरेंस नहीं है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। आज करतारपुर साहब का गुरुद्वारा खुला, भारत से 5000 लोग रोजाना आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली भारत से 500-700 से ज्यादा लोग नहीं आते। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान से डेली कितने लोग वहां पे यात्रा करने जाते हैं? 12000 छुट्टी वाले दिन गया भी संडे को 12000 पाकिस्तानी करतारपुर साहब गुरुद्वारे जाते हैं और वो जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे आने वाले भारतीयों से मिलते हैं और देखते हैं कि भारतीय देखते हैं किस तरह पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस है। अब रही बात तब्दीली कहाँ चाहिए, चेंज कहाँ चाहिए, आपको सबसे पहले अपने आप को तब्दील करना है। बिल्कुल ठीक है। और जो अरूज साहबा ने बात की, आई टोटली एग्री, हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। हम बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज करते हैं कंपैरिजन में और डिफरेंसेस में। जब हम सिमिलैरिटीज ढूंढेंगे और एक लफ्ज जो जिसको कुमार साहब ने बात की थी ना कुरान पाक की, तो कुरान पाक की वर्स है कि जो हमारी कॉमन चीजें आए हम उसमें इत्तेहाद करें। और उसमें दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लफ्ज हमेशा यूज करते हैं टॉलरेंस। मैं एक्सेप्टेंस की बात करता हूँ। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोगों को तो शायद उस वक्त तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। तीसरा तरबियत आएगी हाउस होल्ड लेवल से। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है जब बच्चे किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब वालिदैन उनको ये बता के स्कूल भेजते हैं कि तुम सुपीरियर और तुम्हारे साथ जो बाकी बच्चे हैं उनको तुमने खासकर जो माइनॉरिटी उनको डिस्क्रिमिनेट करना, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, उनको मैं तो कहता हूँ ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए माइनॉरिटी की आपका कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड ऑफ माइनॉरिटी का, तो इसलिए आप उसको नहीं कर सकते। बट मैं समझता हूँ तब्दीली घर से हाउस होल्ड लेवल से कह सकते हैं, गैर मुस्लिम आपको फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। नहीं, वो तो बात तो यही हो रही है कि जब ये अल्फाज के उस चक्कर की अगर हम आप दिल से जब तक इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो शायद ये अल्फाज की तब्दीलियों से हमें अपने आप को अंदर से तब्दील करना पड़ेगा। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम ये जो गुलदस्ता आपने सजाया, इस गुलदस्ते को हम दिल से जब तक वो नहीं करेंगे और आप एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उनको एक माहौल ऐसा नहीं देंगे तो शायद तब्दीली इस गुलदस्ते से हमेशा खुशबू आती रहे, ऐसा माहौल पैदा। डॉक्टर आदिल अमीन साहब, एक तो वो अभी जो रमेश कुमार साहब ने बड़ा हल्का सा इशारा किया था उसकी भी वाज़ेह हो जाए ताकि हिस्ट्री सामने आ जाए कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो पंजाब ने जिस तरफ आना था तो इस तरफ आने के 88 वोट्स थे, फिर 3 जो है वो मसीही बिरादरान के वोट आए और एसपी सिंघा जो स्पीकर थे और जो बाद में भी पाकिस्तान के असेंबली के पंजाब असेंबली के स्पीकर है, उनके कास्टिंग वोट से ये पंजाब जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुआ। ये जो हमारे अदर फेथ्स जो है उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए। फरमाइए। ये जो 88 वोट थे जी इसमें फैसला नहीं हो पाया क्योंकि अगर इधर आने वाले 88 वोट थे तो उधर जाने वाले भी 88 वोट थे, वो टाई हो गया। जी तो फिर 3 वोट हमारे ऐसे जो मतलब मुत्तहिदा पंजाब के जो स्पीकर थे दीवान बहादुर एसपी सिंघा वो थे और उनके साथ गिबन साहब थे और फिर फजल इलाही साहब थे। तो ये फैसला कुन वोट रहे, ये मसीही रहनुमा थे फजल इलाही। अब ये जो इंटरफेथ की बात हो रही है ना, उन्होंने कभी भी ये वोट ये सोचकर नहीं दिए कि हम एज क्रिश्चियन ये वोट दे रहे हैं। जी वो विजन जो कायदे आज़म और जो उनके वादे और उनकी बातें उनके साथ थी, ये उसको पूरा करके उन्होंने सही अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। जी वरना जब ये उनको कह दिया गया था एक नारे की सूरत में कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान, तो उन्होंने कहा था सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। सिटीजन में और एबोरिजन में ये फर्क होता है। सही। हम लोग पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पर हैं और इस मिट्टी से हमारी मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे सामने हमारे कराची से एक दोस्त हैं आज़म महराज, उनकी किताब 400 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें मसीही मशाहिर हैं
और वो लोग जिन्होंने हमारे जो पाक फौज के वो लोग जिन्होंने सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, शहादत का दर्जा पाया, उनके शाना बशाना अपनी जानें उनके साथ कुर्बान की। सही बात। तो उनको हमारे हिस्ट्री में कोई जानता नहीं, जी जी, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई उनका हिस्सा बखरा नजर नहीं आता। तो ये तारुफ बाहर निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता है जितना करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे इस प्यार को कम कर सकती हैं वो सब नाकाम रही। तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में हमारी खिदमत बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल सबके सामने है। और इसी तरह हम सब अपना हिस्सा पाकिस्तान के इसमें डालकर तारीख की उन बातों को दोहरा कर जिन्हें हम फरामोश कर चुके हैं। अच्छा, आप लोगों गुफ्तगू से फायदा उठाते हुए आप भी कंटिन्यू कीजिए 1-2 मिनट कि 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस भी है, हज़रत मसीह की पैदाइश का दिन। तो हम भी अपने तमाम ना सिर्फ मसीही बिरादरान को बल्कि उनको तो सब पैगंबर मानते हैं, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप तमाम को भी मुबारकबाद पेश बहुत करते शुक्रिया। हैं। और पीटीवी का ये प्रोग्राम आज खुद मतलब मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इतना ये खूबसूरत रहा हम प्रोग्राम। क्रिसमस का दिन जो है ये अब क्रिश्चियन बाउंड्रीज से बाहर निकल गया है जी। दुनिया भर में ये भी इंटरफेथ का सही एक मरकजी मतलब एक बात बन गई है। बाहम मुलाकात अभी मैं पढ़ रहा था इंग्लैंड में एक तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तानी सफीर ने खिताब किया और अब बिशप हेम्फ्रे सरफराज ने जो पेशावर से गए थे वहाँ, और सारे फेथ्स के लोग थे। तो वो क्रिसमस जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी में भी एक इंटरफेथ इवेंट बन गया। तो किसी एयरपोर्ट पर आप चले जाएं, चाहे चीन के एयरपोर्ट पर चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, तो आपको वहां पर क्रिसमस ट्री और उससे रिलेटेड जो निशानात अलामात हैं वो नजर आएंगे, मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा शुमाइला रूही साहिबा, मुख्तलिफ फेथ्स के लोग हैं। मुस्लिम फेथ जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। मुझे रसूल पाक की एक हदीस याद आ रही है कि आपने ये फरमाया, और ये मुस्तनद हदीस है जिसको सब मानते हैं, कि वतन से मोहब्बत इंसान के ईमान का लाजमी हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस हदीस को भी हम फॉलो करें तो जितने फेथ्स के लोग हैं उन सब में वतन की मोहब्बत मुश्तरक होगी। ये डेवलप हम करें तो सब में प्यार, मोहब्बत और तरक्की की राह पर सब शाना बशाना गामजन होंगे अगर इसी हदीस पर हम अमल कर लें। सब ये सिर्फ पाक कुरान शरीफ में नहीं, हर मजहब के अंदर, हिंदू मजहब के अंदर धरती को धरती माँ कहा गया। बिल्कुल। हमारे पास जन्म देने वाली माँ और रिज्क देने वाली माँ, दोनों को बराबर तस्लीम। आपके लिए मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आता हूँ उसके बाद दिया। आपकी ये बात बड़ी अहम है कि बहुत से मज़ाहिब हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन वाकई में जो ज़िम्मेदारी इस्लाम पे आयद हो रही है वो इन बाकी मज़ाहिब पर इसलिए नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उसमें तो दूसरे मज़ाहिब को एक कौम करार दिया गया, उम्मत वाहिदा जिसको, क्योंकि वो उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। और हम भी, ये आपने बड़ी अहम बात की, 60 और 70 साल में कंट्रीब्यूशन अगर देखें, वो तो सर ने बात की कि ये तो बैकग्राउंड की बात थी कि जैसे उन्होंने वोट कास्ट हुए और वो 3 वोट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, वो जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनके। उसके बाद भी वो रेड क्लिफ में 35 जो क्रिश्चियंस थे वो ऐड हुए, सिंगा पेश हुए थे उस बाउंड्री कमीशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो 60-70 साल थे, इसमें जैसे बड़े नाम है, जस्टिस भगवान दास हैं और बिल्कुल इसी तरह एयरफोर्स के सिसिल चौधरी, हाँ जी सिसिल चौधरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम शायद यहाँ सबका नाम गिनवाना बहुत बड़ी तादाद, खवातीन की बहुत, उन सबको कंसिडर करना। असल बात यहाँ पर जैसे कहा गया है इन्होंने कि एक्सेप्टेंस, यहाँ एक्सेप्टेंस और कंसिडर करने की बात है, और वो कंसिडर और एक्सेप्टेंस इस्लाम में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने इन्हें जगह देनी है, जगह बनाने के लिए।
जी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो जगह जब हमें खुद देंगे इस्लाम की तालीमात में बड़ी वुसअत है, बिल्कुल बहुत वुसअत बिल्कुल है। बिल्कुल जी, जी। वो आलमगीरियत जो है ना, जी, जी। वो हमें वो यहाँ इस्लाम में मौजूद है। यहाँ उसका इजहार हमें करना है कि हम इन रिलीजन्स को कंसिडर करें और इन्हें भी जाहिर है कि ताकि ये हमारे साथ मिल के पाकिस्तान को आगे जी। बढ़ा सकें, अच्छा, चला सकें। टाइम हमारे पास बड़ा कम है, तो मैं उसमें हूँ कि कैसे आप चारों से आखिरी मैसेज लिया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे बड़ा अहम सवाल है, वो आप ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर आखिरी मैसेज और आप भी, कि जो इंडिया की मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें किसी ने ये कहा कि कायद आज़म की बात सच साबित हो गई, और किसी एक दानिश्वर ने कहा कि वो तो पहले ही सच थे, उनको ये ना कहें अब सच साबित हो गई, ये कहिए कि इंडिया में एक नए कायदे आज़म की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये मौजूदा सूरत हाल में हमें थोड़ा इत्मीनान होता है कि पाकिस्तान में बहरहाल हम अगर थोड़ी सी फ़ज़ा को बेहतर कर लें तो वहाँ वाली फ़ज़ा जो है वो बहुत ही इस वक्त जिसको कहें कदामत पसंद हो गई है या मुतशद्दद हो, खुदा ना खास्ता होती जाएगी। फरमाइएगा। मैं आपका तो आर्टिकल भी आया इस पर। मेरा बिल्कुल आर्टिकल आया है इस चीज के ऊपर कि इंडिया एक सेक्युलर मुल्क क्वेश्चन मार्क। जी जी, पहली चीज तो अच्छा मैं आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल। पहली चीज तो ये कि मैं अपने मुल्क के लोगों को ये कहूंगा कि हमेशा हर एक के लिए अच्छा सोचें, बुरा नहीं सोचें। बिल्कुल ठीक। और आप वो करें जो आपका फर्ज है अपने मुल्क के अंदर। आप दूसरे मुल्क के लिए आप सोचें कि ये हमारा काम नहीं है। आज जो ये बिल आया, इस बिल ने एक इनसिक्योरिटी फील करा दी कि हमारी इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो बिल है वो इंडिया को अंदर से कमजोर कर रहा है कि 22 करोड़ मुसलमान जो वहां पे रहते हैं, उसने अपने लिए उनको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये इंडिया ने काम करके दुनिया के अंदर इंडिया का सेक्युलरिज्म का, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का एक नाम था, जो नाम कहने से नहीं, नाम एक बना हुआ है। जी जी। और उस नाम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो आया है, इस वजह से मैंने अपने कॉलम में लिखा है जी जी कि हर मजहबी किताब, इवन रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी जगह पे गलत हो तो आप उस गलती को रिवर्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रायश्चित करते हो, तो वो आपकी वो ये करना चाहिए। अच्छा, तो मैं वक्त खत्म हो गया ना, इंटरफेथ और कायदे आज़म के व्यूज, इस पे बस एक लाइन में पैगामात लेने हैं सबसे आप। इंटरफेथ के हवाले से मैं समझता हूं कायदे आज़म ने इतनी बड़ी 1940 से 1947 तक 7 साल दिन रात की स्ट्रगल के बाद आज पाकिस्तान को जब वो आजाद कराने के बाद उसकी पहली स्पीच अगर होती है, पहली स्पीच के अंदर उसने 2 कौमी नजरिए को खत्म करके एक पाकिस्तान का जो नारा लगाया कि यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, कास्ट क्रीड, ये इसने सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि उसके अंदर जो रूह थी, उसके अंदर जो उसका जो मैसेज था, उसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए और ये करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं इस वक्त करिकुलम की सारे प्रोविंसेस के ऊपर मैं कंट्रोल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाई हुई है, मैं उसका मेंबर हूं, और ये सारी चीजें एसपी सिंघा का रोल, जोगिंदर नाथ का रोल, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर ला रहा हूं कि हमारे बच्चों को पता हो कि पाकिस्तान को बनाने में तमाम आज जो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान के बनाने में वो बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है, सब बनाने वाले जो है। जी रमेश सिंह साहब, आप क्योंकि रमेश कुमार साहब ने 1 मिनट ज्यादा ले लिया तो आपके 15 सेकंड कम हो गए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें वो जो एक नारा था ना, पाकिस्तान खपे, वो पाकिस्तान खपे का नारा हमें सबकी जबान पे होना चाहिए। और इस वक्त इशू ये है कि वो लोग जिन्होंने लॉबिंग फर्म हायर किया और इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है, हम तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। और हमें अपनी वो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीह और पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच की तफरीक से निकल के एक कौम बन के, एक पाकिस्तानी बन के मुकाबला कर रहे और दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तान वाकई अमन पसंद है, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी इस पाकिस्तान से प्यार करते हैं और वो पाकिस्तान खप्पे का नारा हमें दुनिया भर को बताना है। जी डॉक्टर साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियत, उसका अमली सबूत ये था कि और फेथ भी उनके साथ थे बिल्कुल इस सारे काम में। तो अब आज की जो हमारी बातचीत है उसमें जो इस वक्त के जो लीडरशिप है, उन्हें भी चाहिए कि सियासी सतह पर, रियासत की सतह पर, मज़ाहिब की सतह पर सबको उसी स्पिरिट में यकजा करें, एक जगह पर लेकर आएँ और पाकिस्तान की सतह पर काम करें, तो हमारे सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं उसमें। जी बहुत खूब।
शुमाइला अरूज साहब। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि एक लीडर, एक क्रिज्मेटिक लीडर वही होगा जो मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम्स को साथ लेके ना चले, बल्कि दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो भी उसके साथ सेफ और सिक्योर फील करें और उसके उस ऑब्जेक्टिव में उसका साथ दें। हिस्ट्री मैं समझती हूँ कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बच्चों को ये चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी कि तारीख़ क्या है उनकी। जितना ज़्यादा वो कॉन्शियसनेस आएगी उनमें, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस आएगी, उतना ज़्यादा चीज़ें वो समझेंगे, बेहतर होंगी और तमाम उनमें टॉलरेंस पैदा होगा और रिलीजियस प्लूरलिज्म जो है वो उन्हें समझ आएगा कि हम एक कैसी सोसाइटी में होता है जो मुल्क को आगे लेके बढ़ता है। जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जनाब रमेश सिंह साहब, डॉक्टर आदिल अमीन साहब, जनाब शुमाइला अरूज साहिबा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, कायदे आज़म ने अपनी एक 11 अगस्त की तकरीर है और एक 14 अगस्त की है, दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए। 11 अगस्त की तकरीर में आपने कहा कि तमाम जो हमारे मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के अकायद का दिफा और तमाम जो सिटीज़न हैं उनके मज़हब का, अकायद का दिफा के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर ये रियासत की जिम्मेदारी है। और 14 अगस्त की तकरीर में ख़ास तौर पर मुसलमानों को उन्होंने कहा कि हमें उस किरदार का मुजाहरा करना है जो रसूल पाक ने 1400 साल पहले किया था और तमाम मिल्लतों को और फेथ्स को साथ लेकर चलना है। खुदा करे कि कायदे आज़म की इन टीचिंग्स पर हम अमल करें, पूरी पाकिस्तानी कौम यकजान होकर एक कौम बनकर राह अमल पर, ज़्यादा अमल पर गामज़न हो और पाकिस्तान को कायदे आज़म ने जो खुद अपने अल्फाज में कहा था कि कौमों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में ले आएँ। अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।